हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन केंद्र पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के बारे में, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो इतिहास को लेखन के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। चलिए, इतिहास को लेखन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्यैतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल की क्या विशेषता है? प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला है ही नहीं। ठीक, लेखन कला का विकास नहीं हुआ। इसके अंतर्गत आपका स्टोन एज रखा जाता है, यानी कि पाषाण काल। वैसा काल जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और वैसा काल जिसमें लेखन कला का विकास तो हुआ परंतु वह अपठनीय है, अर्थात किसी भी तरह से उसको पढ़ा नहीं गया, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग को सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में वर्णन करना है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अध्ययन करना है। आपने कभी ना कभी सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी होगी। उसमें दिया गया है कि भाव चित्रात्मक लिपि का वहां पर विकास हुआ। तो भाव चित्रात्मक लिपि से तात्पर्य यही है कि जो लिपि है वो लिखी तो गई, परंतु किसी भी साइकोलॉजिस्ट द्वारा या किसी भी पुरातात्विक वैज्ञानिक द्वारा इसको पढ़ा नहीं गया। तो इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आता है वैदिक काल। वैदिक काल यानी इसको थोड़ा ऊपर करें, ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या है? पठनीय है लेखन, यानी कि लेखन कला का विकास हुआ भी है और उस लेखन कला को पढ़ा भी गया है। जैसे कि आपका हो गया वैदिक काल के आरंभ से। वैदिक काल में किसका? वेदों का विकास हुआ, वेदों की रचना की गई और वेदों को पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लेखन के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लेखन कला का विकास हुआ ही नहीं है, इसको हम स्टोन एज यानी कि पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लेखन कला का विकास तो हुआ परंतु लेखन कला इसमें पढ़ी नहीं गई है, इसमें बोलते हैं हम लेखन परंतु अपठनीय, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता इसके अंतर्गत रखी जाएगी। और आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लेखन कला का विकास भी हुआ है और लेखन कला को भली भांति पढ़ा भी जा चुका है। जैसे कि वैदिक काल से आरंभ होता है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल। इन सभी के बारे में हम लोग को लिखित साक्ष्य प्राप्त है और पढ़े भी हैं। ठीक, हम लोग आगे पूरा इतिहास पढ़ते चले जाएंगे। ये क्या है? ये पूरा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखा गया है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको हमको साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अब हमको जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जरा इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव को क्या कहते हैं? ज्ञानी मानव को कहते हैं होमो सैपियंस। इसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि जो ज्ञानी मानव है, जिस प्रकार का ज्ञान आप में और हम में है, बोल सकते हैं इतना विस्तृत तो ज्ञान उनमें नहीं था, लेकिन कुछ कुछ उनके अंदर बुद्धि का विकास था। इस तरीके के ज्ञानी मानव को हम लोग क्या कहते हैं? होमो सैपियंस कहते हैं। और इसका विकास लगभग 40 हजार वर्ष पूर्व धरती पर हुआ। भारत का प्राचीनतम मानव भाव कपि क्या है? भारत का प्राचीनतम मानव भाव कपि, जिसे श्वेत गिब्बन कहा जाता है, ये असम में पाया जाता है। इसकी आप आकृति देख लीजिए, यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। श्वेत गिब्बन ये कहाँ पाया जाएगा? असम में पाया जाएगा। ठीक, मानव का सबसे प्राचीनतम मानव कपि श्वेत गिब्बन है, जो कि असम में पाया गया है। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला है? भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में मिला है। ठीक, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज इस व्यक्ति ने की थी। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक अंग्रेज है जिसने भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पुरापाषाण काल औजार किस प्रकार के थे? पत्थर के थे। ठीक, हमने आपको बताया भी था कि जो पाषाण काल है, जो आपका ऐतिहासिक काल से पीछे आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो आता है पुरापाषाण काल, इसमें जितने भी औजार मिले हैं सब पत्थर से हैं। ठीक, इसमें किसी भी प्रकार का लिपि का विकास नहीं हुआ, सब पत्थर के औजार यहाँ पर मिले हैं। ठीक, प्रथम पुरापाषाण कालीन कलाकृति पल्लवरम तमिलनाडु मिली है। प्रथम पुरापाषाण कलाकृति कहाँ मिली है? पल्लवरम मिली है, तमिलनाडु में। भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जिसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे आप लोग। अब आप इन सभी के जो प्रमाण मिले हैं, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इन सभी से संबंधित ये कुछ साक्ष्य आपको दिखाए गए हैं। चलिए, अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। इसी प्रागैतिहासिक काल को हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रागैतिहासिक काल को हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। और इसी को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्यपाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। ठीक, अब पुरापाषाण काल की क्या विशेषता है? मानव किस प्रकार का है? आकेठक संग्राहक, यानी कि चीजों को एकत्र करता है अपने भोजन के लिए। हंटर गैदरर
गैदरर भोजन के इकट्ठा करने के लिए वस्तुओं का कलेक्ट करता है। यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने आग का आविष्कार कर लिया है। ठीक, अब आगे देखते हैं नवपाषाण काल में क्या हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। स्थायी निवास की प्रवृत्ति आपको नवपाषाण काल में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पशुपालन, यानी कि इसने प्रथम पशु कुत्ते को पालतू बनाया, यह भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नवपाषाण। आपको इतना याद रखना है कि प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं और इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। ठीक, ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं, अखेटक, खाद्य संग्राहक, आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कृषि और औजार, कृषि और औजार के बारे में, यानी कि कृषि का आविष्कार कहाँ हुआ, औजार का आविष्कार किस प्रकार से हुआ। आविष्कार, कृषि का आविष्कार कहाँ हुआ, कृषि का आविष्कार अभी हमने आपको बताया नवपाषाण काल में हुआ। औजार किस प्रकार के थे, तांबे के थे, इसी को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तांबे के औजार में क्या था, सबसे पहले कुल्हाड़ी इन्होंने बनाई, ये एक प्रकार का प्रथम औजार था। साच इसका कहाँ मिला है, अतिरंपक्कम, तमिलनाडु से इसका साच प्राप्त हुआ है। ठीक, इसमें प्रागैतिहासिक काल में जो औजार आपको प्राप्त हुआ है वो कुल्हाड़ी मिली है, और कुल्हाड़ी किस तरीके की है, प्रथम औजार है, और अतिरंपक्कम से प्राप्त हुई है जो कि तमिलनाडु में है, और ये कांस्य की यानी कि तांबे की बनी हुई है। प्रथम फसल क्या है, जौ और गेहूं। ठीक, जौ और गेहूं इसकी प्रथम फसल है। इसके साच कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़, बलूचिस्तान और पाकिस्तान वाला सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ये उसी की बात कर रहा है। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अन्य फसल कौन सी है, चावल, चावल अन्य फसल है, इसका साच कहाँ है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। अगर आपसे पूछे गेहूं और जौ के साच कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़, बलूचिस्तान वाले इलाके, पाकिस्तान से मिला है, और अन्य फसल में चावल आ जाती है जो कि कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से आपको मिला है। ठीक है, चलिए बर्तन के आधार पर प्राचीन संस्कृतियां या पूर्व हड़प्पा स्थल, बर्तन के आधार पर इसको बांटा गया है क्योंकि किस पर बताया गया है कि इसमें जो संस्कृतियां हैं इसमें किस प्रकार के बर्तनों का प्रचलन था। चलिए, एक तरफ है संस्कृति, एक तरफ है बर्तन। मालवा, मालवा में किस तरीके के बर्तन, मालवा संस्कृति में लाल और काला बर्तन हमको देखने को मिलता है। बुर्जहोम में धूसर मृत भांड देखने को मिलता है। खोजे यानी कि जोखे में क्या मिलता है, लाल रंग के बर्तन मिलते हैं। दक्षिणी नवपाषाण काल में चमकीला धूसर मिलते हैं, और पूर्वी नवपाषाण काल में भूरा लाल कलर का बर्तन मिलता है। जोरवे संस्कृति, ठीक, जोरवे संस्कृति में ताम्रपाषाणिक संस्कृति और इनाम गांव नामक बस्ती, जोरवे संस्कृति के अंदर ताम्रपाषाणिक संस्कृति और इनाम गांव, ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी कि तांबे और पत्थर का मिश्रण वाला बर्तन यहाँ से प्राप्त हुआ। इनाम गांव यानी कि जो महाराष्ट्र में एक प्रकार की बस्ती प्राप्त हुई है जो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आती है, और इसे इनाम गांव बस्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये इतनी चीज पता हो गई होगी कि किस तरीके से बर्तन के आधार पर संस्कृति को विभाजित किया गया है। चलिए, ये नोट पॉइंट में क्या बताया गया है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था, हम इसमें अगले चैप्टर को इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि अगला जो चैप्टर आने वाला है आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता, वो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, ईमानदारी से अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और शेयर करें, और अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर भी कर दें। और कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि थोड़ा छोटा दिखता है, देखिए इसको आप थोड़ा फिल टू जूम करके ऐसे वीडियो को देख लेंगे, आपको पूरा क्लियर दिखेगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।